गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं AK सिंह फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर फिर से आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए आज वापस से हम 11th के टॉपिक में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने आए हैं। पिछले क्लास में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में कुछ देखे थे, डायमेंशन का कुछ प्रॉपर्टी देखे थे। आज देख रहे हैं कि इस डायमेंशनल एनालिसिस का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, या उसी को हम लोग कह रहे हैं कैसे हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन आपको दिख रहा है, टू कन्वर्ट वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। एक सिस्टम, किसी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जनरली आपको SI से CGS में या फिर CGS से SI में कन्वर्ट करवाया जाता है। तो किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी, किसी खासे वैल्यू को, जैसे मान लो कि हम कहें कि मेरे पास लेंथ का 2 यूनिट है, एक SI यूनिट में है मीटर और CGS में है सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर के साथ रिलेट कीजिए। तो ये तो बचपन से रटते हुए आए हैं, पढ़ते हुए आए हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अगर हम कहें कि किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो किलोमीटर के पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन मीटर को कन्वर्ट करके कहाँ ले जाएंगे, सेंटीमीटर में। तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में किसी पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो जो बेसिक फंडामेंटल है वो तो सबको पता है कि मिनट का सेकेंड के साथ कितना रिलेशन होता है, सेंटीमीटर का मीटर के साथ कितना रिलेशन होता है। तो वैसे ही अगर हमें किसी बड़े बड़े फिजिकल क्वांटिटी पर डिस्कस करने हो कि SI वैल्यू से CGS वैल्यू में जाएंगे तो किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। तो इन चीज़ों में थ्योरी कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल बेसिस पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकली कैसे एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से अनदर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन के माध्यम से ही सीखते हैं। जैसे हम क्वेश्चन कह रहे हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन, मतलब फोर्स, कन्वर्ट 1 न्यूटन। ये कैसा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम में है, इनटू डाइन। फोर्स का CGS यूनिट होता है डाइन। हम कह रहे हैं कि न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करें। क्लियर? देखिए कैसे इस चीजों को कन्वर्ट करेंगे। अपने पास अगर लिखा हुआ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन मीन्स क्या लिखा हुआ है, 1 न्यूटन। स्पेशली हम लोग न्यूटन के रेस्पेक्ट में यूज करते हैं, बट आपके इसके यूनिट को याद करो। इसका यूनिट क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम कहाँ लेके जा रहे हैं, एक यूनिट, एक न्यूटन को हम इतना लिखें। चलिए 1, ये सारा सिस्टम कहाँ है, kg SI में है, मीटर SI में है, सेकेंड SI में है। हमें इन चीजों को कहाँ लेकर के जाना है, CGS में लेकर के जाने हैं। कहाँ लेकर के जाने हैं, CGS में लेकर के जाने हैं। तो इन सारे वैल्यू को कन्वर्ट कीजिए CGS में बारी बारी से। kg को आप लिख सकते हो 1000 ग्राम, मीटर को लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर, इनटू सेकेंड का तो हर एक यूनिट में वैल्यू सेकेंड ही होता है, सेकेंड इनवर्स 2। क्लियर? अब इस 1000 इस 100 को बाहर करो, कितना हो जाएगा, 10 पर 3 जीरो यहाँ है, 2 जीरो है यहाँ, 10 to the power 5 इंटू क्या बचा, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2। यहाँ देखिए kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है, SI वैल्यू है, SI सिस्टम का ये यूनिट डाला हुआ है। और ये सारे SI यहाँ कन्वर्ट हुए कहाँ आ गए, CGS में। देखिए गौर से, ये CGS में आ चुका है। और स्पेशली जैसे 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं, वैसे ही ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को डाइन बोलते हैं। ठीक है? तो अपने पास कन्वर्ट होके कुछ वैल्यू आ गया, 1 न्यूटन इक्वल्स 10 to the power 5, और इसी नंबर को क्या बोलते हैं, डाइन। तो 1 न्यूटन 10 to the power 5 डाइन होता है। ये आप पढ़ते हुए आ रहे हो, वापस से देखिए। चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए। आपको पता है एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, और CGS में उसको क्या बोलते हैं, अर्ग। तो हम जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना चाहें, कितना वैल्यू होता है, 1 जूल बराबर कितना अर्ग। दूसरा क्वेश्चन आप देखो, पहले आप इसको लिखो,
दूसरे क्वेश्चन में आओ, कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग। अर्ग मतलब ये हम एसआई में बात कर रहे हैं, और अर्ग ये है आपका सीजीएस। कह रहे हैं कि 1 जूल मीन्स फिर से कन्वर्जन करने के लिए कह रहा है एसआई टू सीजीएस। कीजिए सॉल्यूशन। क्या 1 जूल को हम लिख सकते हैं, 1 जूल का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स का यूनिट होगा उसमें डिस्प्लेसमेंट का एक्स्ट्रा यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। जूल का मतलब यही होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आप पीछे से रिमाइंड करो, पता चल जाएगा। अभी किस वैल्यू में है, एसआई में है। अभी ये एसआई में है, इसी को लेकर हमें कहाँ चले जाने हैं, सीजीएस में। मतलब केजी को कहाँ ले जाएंगे, ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकेंड तो सब जगह खानदानी सेकेंड ही रहता है। चलिए 1 केजी को क्या लिख सकते हो आप, 1000 ग्राम, इनटू मीटर को क्या लिख सकते हो, 100 सेंटीमीटर। इसका पूरे का स्क्वायर करना है, और सेकेंड इनवर्स 2 तो रहेंगे ही रहेंगे। आप यहाँ 1000 ग्राम इंटू 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू सेकेंड का पावर -2। यहाँ पावर 3 और यहाँ पावर 7 सॉरी 4 कितना हो जाएगा, पावर 7, 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। आप गौर से देख सकते हो, यही आपका वैल्यू आ चुका है सीजीएस में। ये वैल्यू आ चुका है सीजीएस में। हम यहाँ डिवाइड नहीं कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि सीजीएस यूनिट आ चुका है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एसआई सिस्टम है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर सीजीएस सिस्टम है। मीन्स आप यहाँ यूज कर सकते हो, यहाँ 1 जूल कैरी हो रहा है, 1 जूल, 1 जूल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्ग। मीन्स 1 जूल इक्वल्स 10 टू द पावर 7 अर्ग। 1 जूल इक्वल्स 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो ये दो एग्जाम्पल आई मीन सफिशियंट है कन्वर्जन ऑफ यूनिट करने के लिए। जब भी आपको कन्वर्ट करने के लिए बोले एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, देन बेसिकली करस्पॉन्डिंग वैल्यू को आप करस्पॉन्डिंग वैल्यू में चेंज करते हुए सॉल्व कर दोगे, पहुंचा देगा आपको जहां पे वो लेके जाना चाहता है। क्लियर। तो ये रहा डायमेंशनल एनालिसिस का पहला यूज, कन्वर्जन ऑफ यूनिट के नाम से जानते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यूनिट कन्वर्ट हो रहा है। बट आप ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से दो क्वेश्चन याद रखोगे, 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन, और 1 जूल 10 के पावर 7 अर्ग। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप ये आप लोग जानते भी होंगे। चलिए दूसरा एप्लीकेशन करते हैं, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। डायमेंशनल एनालिसिस का सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन क्या होता है, ये थोड़ा ध्यान से समझने वाली चीज है, नया चीज है। जैसे मान लो कि किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का डिपेंडेंसी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी पे है, सही। तो उस फिजिकल क्वांटिटी के डिपेंडेंसी हमें केवल पता है कि हाँ ये फिजिकल क्वांटिटी इस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर रूट टाइम्स डिपेंड कर रहा है, पावर 2 में कर रहा है, 1/, में कर रहा है, कैसे डिपेंड कर रहा है ये मुझे नहीं पता है। हम सिंपल कह रहे हैं कि मेरे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो उस फिजिकल क्वांटिटी का कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। हम इसको दूसरा एप्लीकेशन को डाल सकते हैं, टू फाइंड मैथमेटिकल फॉर्मूला of a physical quantity when its dependency
on another physical quantity are known क्या कहें, टू फाइंड मैथमेटिकल फॉर्मूला या मैथमेटिकल रिलेशन भी बोल लोगे आप ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, कब, जब इसका डिपेंडेंसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे हो, तब हमें उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा निकाल करके आप दो। क्लियर? जैसे पहले आप एग्जांपल से देखो, आपके पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, शायद जानते होंगे। हाफ mv स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट के मास और ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी, दो चीज पर डिपेंड कर रहा है। ऑब्जेक्ट के मास और ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। चलिए अब हम फिलहाल भूल जाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है। आप यहाँ पर देखो, हाफ तो कांस्टेंट है, मास के पावर 1 और वेलोसिटी के पावर 2, मतलब मास पर लिनियरली एंड वेलोसिटी पे क्वाड्रेटिकली डिपेंड कर रहा है। अब हमें अब ये नहीं पता है कि ये कैसे डिपेंड कर रहा है, हमें सिंपल पता है कि काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, इसको भी आप क्वेश्चन के माध्यम से करें। फाइंड काइनेटिक एनर्जी of a body when it is depends upon mass and velocity। कैसे डिपेंड कर रहा है, मास पर और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर? चलिए तो हमें क्या करना, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, फाइंड फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फाइंड फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। क्लियर? चलिए तो हमें पता क्या है कि ऑब्जेक्ट का जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड कर रहा है मास पर एंड वेलोसिटी पर। मास पर भी डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन कैसे डिपेंड कर रहा है नहीं मालूम। मान लेते हैं कि मास के पावर a और वेलोसिटी के पावर b के हिसाब से डिपेंड कर रहा है। लेट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू m के पावर a इंटू v के पावर b, चूंकि डिपेंडेंसी है a और b का जो वैल्यू आएगा उसके हिसाब से हम जान लेंगे कि कैसे इसका डिपेंडेंसी है। अब जैसे ही इस प्रोपोर्शन को इक्वल्स टू में डालोगे, कोई ना कोई कांस्टेंट चाहिए। चलिए यहाँ डालो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कोई ना कोई कांस्टेंट इनटू, यहाँ कांस्टेंट का वैल्यू कुछ डाल देते हैं कैपिटल A, कोई ना कोई एक कांस्टेंट इनटू m के पावर a v के पावर b। अब दोनों साइड में क्या करते हैं, हम डायमेंशन लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, राइट डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, राइट डायमेंशन टू द बोथ साइड्स। डायमेंशन लिखिए, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, आप पीछे से देख सकते हो, m l स्क्वायर t इनवर्स 2। मास देखो, आप वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है m l स्क्वायर ml t इनवर्स 2, ml t इनवर्स 2 फोर्स होता है इनटू s एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ जाएगा ml स्क्वायर t इनवर्स 2। आप पीछे से रिवाइज करो, वर्क का डायमेंशन मिल जाएगा, वर्क का जो डायमेंशन होगा वही एनर्जी के होंगे, वही काइनेटिक एनर्जी का होगा, क्योंकि सबका यूनिट जूल ही होता है। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन निकल गया ml स्क्वायर t इनवर्स 2 इक्वल्स। अब ध्यान दें कि हम डायमेंशन लिख रहे हैं, यहाँ a क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म है,
आप डायमेंशनल एनालिसिस में देखे हो उसके प्रॉपर्टी में कि कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशन नहीं होता है। मतलब यहाँ पर वापस से हम ए नहीं लिखेंगे, केवल हम डायमेंशन लिख रहे हैं, तो ए का कोई डायमेंशन नहीं होता है। डायरेक्टली डायमेंशन किसका होगा? मास के लिए डायमेंशन क्या यूज करते हैं? कैपिटल एम के पावर ए इंटू भी क्या है? वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होता है? एल-टी इनवर्स, और इसका पावर कितना? बी। क्लियर? इसी चीजों को सॉल्व करें आप। आ जाए यहाँ LHS देखें, एम एल स्क्वायर टी पावर -2 इज इक्वल टू, आगे इसमें देखें m टू द पावर a इंटू l टू द पावर b इंटू t टू द पावर -b इंटू t टू द पावर -b। अब आप ये दोनों इक्वेशन को देखो, ये दोनों इक्वेशन बराबर है, इसका मतलब m के पावर के बराबर होगा। ये दोनों इक्वेशन बराबर है, मींस LHS में जो m का पावर है वो RHS में बराबर होगा, जो l का पावर है वो बराबर होगा, और जो t का पावर है वो भी बराबर होगा। तो आप देखो, कंपेयरिंग द पावर, आप पावर को कंपेयर करो, क्या दिखाई दे रहा है? ए का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है? 1, बी का वैल्यू कितना? 2, बी का वैल्यू 2। यहां से भी देखोगे तो -b का वैल्यू -2, मतलब फाइनली b का वैल्यू 2 ही आने जा रहा है। तो a का वैल्यू हमें कितना निकल गया? a, और b का वैल्यू 2। तो आप यहाँ पर जो नंबर मान रखे हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन फर्स्ट, put the value of, put this value in first and second, put this value in equation फर्स्ट। अपने पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? कोई कांस्टेंट a इंटू मास के पावर a का मतलब 1 इंटू वेलोसिटी के पावर b का वैल्यू 2। अब चूंकि डायमेंशनल एनालिसिस कांस्टेंट टर्म के बारे में कुछ नहीं बोल पाता है, यहाँ 1, 2, 25, 50 कुछ भी डाल दो, ये डायमेंशनली करेक्ट ही दिखाएगा। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का कुछ फॉर्मूला निकल गया, a इंटू mv², जहां पर a क्या है? कांस्टेंट है, और ये अब बाइनोमियल हमें पता होता है a का वैल्यू यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? हियर वी यूज कांस्टेंट टर्म इक्वल्स हाफ। तो यहाँ कांस्टेंट के बारे में तो कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटी थे यहाँ अननोन a और b के टर्म में, वहां मुझे पता चल गया कि m पावर 1 और b पावर 2 के हिसाब से ये वेरिएशन आ रहा है। हियर मतलब यहाँ सिंपल हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू a इंटू mv², बट हियर a का वैल्यू कितना होता है? 1/2। a का वैल्यू अगर 1/2 डाल दे तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास क्या आ जाएगा? 1/2 mv², 1/2 mv²। क्लियर? तो यही होता है डायमेंशनल एनालिसिस करके हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डिपेंडेंसी अगर पता हो तो उसके फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, डायमेंशनल एनालिसिस कांस्टेंट टर्म के बारे में कोई डीलिंग नहीं कर पाता है, क्योंकि डायमेंशन लेस होते हैं कांस्टेंट टर्म, वहां कुछ भी कांस्टेंट डालेंगे उसका डायमेंशन उठेगा ही नहीं। जब डायमेंशन आएंगे नहीं तो उसको हम डायमेंशनली एनालाइज नहीं कर पाएंगे। आशा करते हैं समझे होंगे। छापिए पहले, फिर आते हैं। चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हमें क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन के माध्यम से इन चीजों को समझिए। हम कह रहे हैं कि किसी भी पेंडुलम बॉब, जो जानते हो आप घड़ी बड़ी में लगा होता है,
जो ऐसे टू एंड फ्रो वाला मोशन करता है, या सर्कस का ये झूला जो देखते हो मेला वाला, ये भी कोई पेंडुलम बॉब का टाइम पीरियड लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ टाइम पीरियड ऑफ एनी पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन length and acceleration due to gravity। जानते हो क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? स्मॉल जी 9.8 वाला वैल्यू ग्रेविटेशन में पढ़े होगे आप क्लास 9th में। ड्यू टू ग्रेविटी, देन फाइंड इट्स एक्सप्रेशन, फाइंड इट्स एक्सप्रेशन। तो उस टाइम पीरियड का हमें एक्सप्रेशन क्या चाहिए होगा। टाइम पीरियड कौन कौन चीज पर डिपेंड कर रहा है? लेंथ पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर। तो मान लेते हैं टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है कौन चीज पर? लेंथ पर ए पावर से और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बी पावर से। लेंथ के पावर ए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के पावर बी, इस दोनों चीज पर डिपेंड हो रहा है। क्वेश्चन कर रहा है, जब तक ये नहीं पता होगा हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ये पता है, कैसे डिपेंड हो रहा है ये नहीं पता है। हम पावर डाल दिए वेरिएबल में ए एंड बी। चलिए टाइम पीरियड इक्वल टू कुछ ना कुछ यहाँ कांस्टेंट डालेंगे। चलिए डाल दिए कांस्टेंट के, एल के पावर ए, जी के पावर बी। अब दोनों साइड डायमेंशन लिखिए, राइट डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का डायमेंशन लिखिए। तो यहाँ पर क्या है? टी का डायमेंशन क्या होगा? टी में मास नहीं है, m0, l0, t1। डायमेंशन में चूंकि m, l, t तीनों मेंशन करते हैं, तो टाइम का डायमेंशन क्या लिखाएगा? m0, l0, t पावर 1 इज इक्वल टू, यहाँ k कांस्टेंट टर्म है। जब डायमेंशन लिखना शुरू करेंगे तो कांस्टेंट टर्म को नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशन होता ही नहीं है। डायमेंशन किसका लिखाएगा? l का डायमेंशन, l क्या है? लेंथ के पावर a, और g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है lt इनवर्स 2। एक्चुअली इसमें भी mlt सब लिखना पड़ेगा आपको। m के पावर 0, l, t के पावर 0, इसका पावर कितना है? a इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में लिखो डायमेंशन m के पावर 0, l, t इनवर्स 2, इस पे पावर है कितना? b। डालो एलएचएस में, m के पावर 0, l के पावर 0, t पावर 1 इक्वल्स, इस दोनों को एक जगह आप मर्ज कीजिए। m टू द पावर यहाँ 0 और यहाँ पर 0 इंटू समथिंग 0। m टू द पावर यहाँ कितना है? 0 के पावर a, कुछ नहीं 0, यहाँ भी m के पावर 0 के इंटू b, कुछ नहीं मिलेगा। m का पावर अभी भी 0 मिल रहा है। l का पावर देखिए, यहाँ से l का पावर कितना है? a, 1 टू द पावर a है मतलब a, और यहाँ l का पावर कितना है? b, मतलब l का पावर फाइनली कितना मिलेगा? पावर सेम बेस पे ऐड होते हैं, तो l के पावर a इंटू l के पावर b, l के पावर a प्लस b। और टाइम आ जाइए, यहाँ टाइम का पावर क्या मिलेगा? कुछ नहीं, 0 इंटू a 0, यहाँ टाइम के पावर क्या है? -2 इंटू b, -2b, t का पावर -2b। कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग द पावर, कंपेयरिंग द पावर। m के पावर 0 इधर भी है, m के पावर 0 इधर भी है, l के पावर a प्लस b, इधर l के पावर 0, यहाँ t के पावर 1, यहाँ t के पावर -2b। here a प्लस b का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है? 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो, एंड -2b, -2b का वैल्यू कितना है? 1।
मीन्स बी का वैल्यू कितना निकल जाएगा, -1/2। बी का वैल्यू -1/2, इसलिए सेकेंड बिकम्स, बी की जगह -½ डालो तो ए की जगह पर कितना हो जाएगा, हाफ। ए की जगह पे हाफ हो जाएगा जब बी का वैल्यू आप -½ डालोगे। तो अपने पास बी का वैल्यू निकल गया कितना, -½ और ए का वैल्यू निकल गया हाफ। तो फर्स्ट में वैल्यू उठा कर डाल दो ए और बी, यही तो मुझे चाहिए था। ए और बी अपने पास निकल चुका है, वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे। इसलिए फर्स्ट बिकम्स, फर्स्ट में क्या है, मुझे टाइम पीरियड चाहिए। टाइम पीरियड क्या होता है, के इंटू एल के पावर हाफ, एल के पावर हाफ एंड जी के पावर बी था जो कि -½ जी का पावर -½ इसको ऐसे लिख सकते हैं के एल के पावर हाफ बाई जी का पावर हाफ। 1/, में करेंगे तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगा। इस दोनों को सेम पावर में डाल दें, हाफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू के एल बाई जी के पावर हाफ। और पावर हाफ होने का मतलब क्या होता है, रूट, ओवर रूट, मीन्स टाइम पीरियड के इंटू 2k इंटू ओवर रूट एल बाई जी। तो डायमेंशनल एनालिसिस से, चूंकि कांस्टेंट टर्म के बारे में तो कुछ बोल नहीं पाता है डायमेंशन, तो टाइम पीरियड कर रहा है कि टाइम पीरियड समथिंग कांस्टेंट इनटू ओवर रूट एल बाई जी। बट ये आगे आपको पता चलेगा जब पढ़ोगे एसएचएम, बहुत आगे 11th के लास्ट क्लास में। देन यहाँ पता होता है कि के का वैल्यू जो कांस्टेंट होता है ये होता है 2π। के का जो वैल्यू होता है वैल्यू होते हैं 2π। इसलिए अगर परफेक्ट इक्वेशन निकालें तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 2π ओवर रूट एल बाई जी। ये टाइम पीरियड होता है 2π ओवर रूट एल बाई जी। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस ये नहीं बोल पाता है कि यहाँ 2π होगा, सिंपल बोलता है कि यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट 2π ओवर रूट एल बाई जी। एल और जी में ये रिलेशन होल्ड करवा के दे रहा है कि कैसे, यहाँ पे अपने पास जो रिलेशन था वो वेरिएबल में था ए और बी। डायमेंशनल एनालिसिस करने के बाद वो वेरिएबल एक स्पेसिफिक कांस्टेंट में मुझे पता चल जा रहा है कि उसका डिपेंडेंसी है कैसे। क्लियर? तो आई होप ये दो क्वेश्चन बैक टू बैक आपको एक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैथमेटिकल रिलेशन निकालने में यूजफुल होगा। पहले आप इसको नोट करो, देन एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों के लिए, करके कमेंट में बताओगे कि आंसर आ कितना रहा है। पहले इसको नोट करो। चलिए एक क्वेश्चन आप करो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में रहेगा। इफ पोटेंशियल एनर्जी of a body depends upon mass, height, m, height h and acceleration due to gravity जी। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के मास पर, उस ऑब्जेक्ट के हाइट पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर डिपेंड कर रहा है। देन फाइंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला। इसके मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको निकालने हैं। क्लियर? ये आपके पास एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन रहा। अब पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और किसी कारण से वो वीडियो बहुत छोटा रह गया था। एक्चुअली मोबाइल एक्स्ट्रा हीट होकर के रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था, बंद करना पड़ा था। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे हम पिछले क्लास में क्वेश्चन नहीं करा पाए थे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे कुछ क्वेश्चन करा देते हैं कि कैसे उसका हम लोग एप्लीकेशन करते हैं।
ये क्वेश्चन आपके लिए रहा होमवर्क के रूप में, क्वेश्चन करके कमेंट करोगे कितना रिलेशन आ रहा है, क्या रिलेशन आ रहा है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करा देते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे, जो कि पिछले क्लास में लास्ट लेक्चर में हम पढ़ाए थे। अगर आप नहीं पढ़े हो तो इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख लोगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एक छोटा सा अब टॉपिक डालोगे, न्यूमेरिकल ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कैसे क्वेश्चंस होते हैं देखो आप। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, किसी भी फिजिकली वैलिड इक्वेशन में जितने भी टर्म हैं प्लस और माइनस से सेपरेट किए हुए, हर एक टर्म का क्या होता है, डायमेंशन इक्वल होता है। क्लियर। उसी प्रिंसिपल का यूज करके हम कुछ चीजों का वैल्यू निकालेंगे। हम क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फाइंड द वैल्यू नहीं बोलो आप, डायमेंशन। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी यहां पर कोई कांस्टेंट नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी है, ए और बी के नाम से दिखा रहे हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन गिवन इक्वेशन। अपने पास गिवन इक्वेशन क्या है जरा देखेंगे। पहला इक्वेशन दे रखा है, S इज इक्वल टू U इंटू A प्लस LBT स्क्वायर। अपने मन से कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है जिसके रिलेशन यहां बने हुए हैं, जिसमें आपके पास U बता रहा है इनिशियल स्पीड, S बता रहा है डिस्टेंस, T बता रहा है टाइम, A एंड B तो अपने पास वेरिएबल है, L बता रहा है लेंथ, L बता रहा है लेंथ। ये स्पेसिफिक नोटेशन है इसके। हमें निकालने क्या है, ए एंड बी जो फिजिकल क्वांटिटी है इसके डायमेंशन क्या होंगे। क्लियर। हमें एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू यू ए प्लस एल बी टी स्क्वायर। क्लियर। हम यूज करेंगे फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जितने भी प्लस और माइनस से सेपरेटेड टर्म है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के इक्वेशन में, वो सब के सब क्या होते हैं, इक्वल डायमेंशन के होते हैं। मींस जो डायमेंशन एस का होगा वही डायमेंशन यू ए का होगा और वही डायमेंशन एल बी टी स्क्वायर का होगा। क्लियर। चलिए लिखते चलिए डायमेंशन। एस डिस्टेंस है, डायमेंशन क्या होगा एल, क्योंकि एम और टी तो है नहीं, फिलहाल छोड़ के चल रहा है, लास्ट में लिख देंगे। यू स्पीड, डायमेंशन क्या होगा एल टी इनवर्स इंटू ए, इसका तो डायमेंशन मुझे निकालना ही है, इक्वल्स एल लेंथ, डायमेंशन क्या हो जाएगा एल, बी जिसका डायमेंशन मुझे निकालना था, टी क्या है टाइम, टाइम का स्क्वायर, ये डायमेंशन। चलिए इसको आप 1, इस वाले को 2 और इस वाले को 3 मान लो। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करो, a इंटू एल टी इनवर्स, a इंटू एल टी इनवर्स इक्वल्स l। फर्स्ट और सेकंड से शायद रिलेशन मिलेगा। देखो इस l से ये l कट जाएगा, a t इनवर्स इज इक्वल टू 1
ए का वैल्यू कितना आ गया टी, इसलिए ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा m0 l0 t पावर 1। ए का डायमेंशन क्या निकल गया m0 l0 t पावर 1। इधर आ जाओ, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड या फर्स्ट एंड थर्ड किसी से आप निकाल सकते हो। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड अपने पास क्या है l इंटू बी इंटू टी स्क्वायर, l इंटू बी इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल एच, इसमें क्या है l से n कैंसिल हो जाएंगे, b इंटू टी स्क्वायर का वैल्यू 1, b का वैल्यू क्या निकल गया t के पावर -2, तो b का डायमेंशन कितना हो जाएगा m नहीं है l नहीं है t पर -2 है, तो b का डायमेंशनल फार्मूला ये रहा और a का डायमेंशनल फार्मूला ये रहे। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको ढेर सारे मिलेंगे। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो कोई भी स्टूडेंट ढंग से देख नहीं पाता है। तो आई होप कि जो भी क्लास आज हम कराएं ये आपके यूज का रहा हो, बढ़िया लगा हो। जो भी क्लास में आपको दिक्कत हो रही है, पढ़ाने के स्टाइल में कहीं से कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर थोड़ा सा यहाँ पर आप इम्प्रूव करें, या फिर यहाँ दिक्कत हो रही है वहाँ दिक्कत हो रही है, कमेंट करें। अच्छा लगेगा, चलो बच्चा कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है, देन नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी एक बुक उठाओ, वो बुक NCERT हो सकता है। आपको अच्छा करना है तो HC वर्मा ले लो, M करीम जी का बुक ले लो, या DC पांडे जी का बुक, कोई भी एक बुक उठाओ और वहाँ से डायमेंशनल एनालिसिस के जो भी क्वेश्चंस है आप आओ, वहाँ पे क्वेश्चंस लगाओ। अब सारे क्वेश्चंस लगेंगे लगभग। यूनिट एंड डायमेंशन का डायमेंशनल एनालिसिस वाला जो पार्ट था ये खत्म हो चुका है। एक क्लास और लेंगे लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तब तक के लिए बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।